हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, क्लास 10th की बुक से अपन पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th की जो बुक है उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, क्लास 10th की मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, ये रहा। ठीक है, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपका इम्पोर्टेंट जो सवाल है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखो, आपको याद करना है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है। यहाँ से स्टार्ट है। ऐसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया आपका कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक आपको बिल्कुल ये याद करना है। ठीक है, इसके अलावा देखो, मैं अगर आपको या तो आपके जो एबीसीडी में बनने वाला क्वेश्चन या एक नंबर में बनने वाले क्वेश्चन की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3। इसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, इससे ही संगमरमर का सूत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो देखो, बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की अभिक्रिया की जाती है। एक तो बुझा हुआ चूना है आपका, एक कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा होगा आपको, अच्छे से देखो। एक बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया की गई तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक नंबर में आपका ये सवाल बन सकता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसके अलावा मैंने आपको बताया था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हो, तो संयोजन अभिक्रिया मैंने आपको बता दी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ मैं। देखो, आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल, C+O2 बराबर CO2 बन जाएगा। ये S यानी सॉलिड अवस्था में होता है, G यानी आपका गैस अवस्था में, गैस अवस्था। तो ये आपका लिखना कोई ज़रूरी नहीं, आप तो लिखना C+O2 बराबर CO2। ये आपका एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। सवाल कैसे बनेगा कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए और उदाहरण सहित समझाइए। तो एक उदाहरण भी देना और परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन बताया था ना मैंने, यहाँ से दो क्वेश्चन निकल गए आपके। एक तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा संगमरमर का रासायनिक सूत्र और कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, दोनों का एक ही होता है। अब देखो, इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आगे से आपको। देखो, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यही समझा देता हूँ मैं। देखो, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक आपकी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। श्वसन यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक नंबर में आपका सवाल बन सकता है। अब आगे आ जाओ। आगे आओ तो देखो, एक ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। ये ग्लूकोज का सूत्र आपके सामने C6H12O6। ये जो सूत्र आपको नजर आ रहा होगा, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है। या तो आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है, एबीसीडी में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपको। साग सब्जियां, जो अपनी सब्जियां होती है ना, उनका विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी? ऊष्माक्षेपी, यानी इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीन बताए मैंने, एक तो प्राकृतिक गैस का दहन होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सांस लेने यानी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, और दूसरा मैंने साग सब्जियों के विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है उसे भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? एक नंबर में मैंने ये सवाल आपको बताया है। C6H12O6 का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाएगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके सामने दिख रहा होगा आपको वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। यानी वियोजन और अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? इसकी परिभाषा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो, इसमें क्या होता है। देखो, ये रहा आपके सामने बिल्कुल,
नज़र आ रहा होगा आपको अच्छे से। देखो थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ अच्छे से आपको नज़र आए। अब आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। इस अभिक्रिया में, यहाँ से स्टार्ट करो, यानी इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, यही एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। संयोजन में तो क्या होता है, एकल अभिकर्मक जो होता है ना वो टूटकर जुड़ जाता है, वियोजन में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसे वियोजन अभिक्रिया आपका कहा जाता है। साथ ही आपको देखो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, FeSO4 7H2O। क्लियर, एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा देखो बुझा हुआ चूना भी आपका एग्जाम में बन सकता है, CaO। ठीक है, आगे आ जाओ। और इसे ही अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड को ही चूना या बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अब सवाल 1 नंबर में आपका यूँ बन सकता है कि भाई बिना बुझा हुआ चूना या चूना जो होता है वो किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके सामने है, CaO। क्लियर, याद हो गया आपको। ये चूना पत्थर, संगमरमर और कैल्शियम कार्बोनेट एक ही चीज होती है, आपकी अलग चीज नहीं होती है। अब आगे आ जाओ, मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एक सवाल आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, बस ये जो इम्पोर्टेंट सवाल बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है एक बार बुक में। देखो, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन का वियोजन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें याद क्या करना है सर, इसमें आपको याद करना सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला। ठीक है, जो है 2AgBr। ठीक है, AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला है। इसका जो सवाल यूँ बन सकता है कि जो अपने जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना उसमें किसका उपयोग किया जाता था, AgBr का उपयोग किया जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। ठीक है, 2AgBr बराबर 2Ag और Br2। ठीक है, इस तरह खोल लोगे आप। इसके बाद आगे आ जाओ, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको। देखो इधर इधर ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहले उष्माशोषी, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान, इसमें कोई भी वो आपका क्लियर नहीं है। आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो देखो विस्थापन अभिक्रिया की अगर मैं आपको परिभाषा बताता हूँ तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा इसमें क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल आप देखो, FeCuSO4, तो CO की जगह आपका Fe जुड़ जाता है, CO अलग हो जाता है। यानी इस अभिक्रिया में जैसे लोहा, Fe हो गया लोहा, दूसरा तत्व है कॉपर, कॉपर सल्फेट का विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी ये समझ में आया आपके, एक जो आपका कारक है वो दूसरे कारक को विस्थापित कर रहा है। समझ में आ गया ना भाई, जैसे Fe आपका CO की जगह आ गया, बस इससे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसे ही विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि आपको नजर भी आ रही होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है या लिखी हुई है। ठीक है, वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का, आपको रुको 1 मिनट, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं अच्छे से कर लेता हूँ पहले। ये लो, अब अगर आप देखोगे तो साफ आपको नजर आ जाएगा। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता रहता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, द्विविस्थापन की आपकी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आप देखना चाहो तो ये रहा, Na2SO4 BaCl2। ठीक है, Na2Cl2 यानी Ba आपका बेरियम जो है, बेरियम तो SO4 के साथ जुड़ गया आपका, और आपका Na2 है जो Cl के साथ जुड़ गया, यानी सोडियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। एक होता है आपके उपचयन अभिक्रिया, एक होता है आपका अपचयन अभिक्रिया। देखो उपचयन अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो हम किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया की मैं बात करूं तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का तो ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये रहा आपके सामने। ठीक है, 2CuO2 बराबर 2CO2। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। अब देखो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, एग्जाम में पूछी हुई है भाई। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। यानी उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया अगर साथ साथ होती है
उससे आप रेडॉक्स अभिक्रिया यानी उपचयन अपचयन प्रक्रिया कहा जा सकता है। ठीक है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहा जा सकता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक में, जिसमें एक तो अभिकारक आपका उपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक आपका अपचयित हो रहा है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब आगे बढ़ो, पहला खत्म होने वाला पहला चैप्टर संक्षारण पूछा जाएगा। भाई संक्षारण में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो कोई भी धातु है ना अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है आपको। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जैसे कि आपका जंग के तरह का ही होता है ये, बिल्कुल जैसे देखो यह आपको नजर आ रहा होगा ऊपर ही ऊपर साइड में। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं को क्षति होती है और लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है आपका। ठीक है, इस संक्षारण हो गया। एक आपका होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है, जो उपचयित होने पर जो तेल और वसा विकृति गंध हो जाते हैं, जिससे उसका क्या जैसे स्वाद और गंध बदल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम रखने के लिए ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जिससे जैसे वो चिप्स की थैली आती है ना आपकी बाजार में मिलती है 5 रुपए की, जिससे चिप्स का उपचयन ना हो, यानी वैसे ही वो सूखी बनी रहे, वो टेस्टी बने रहे, उसके स्वाद में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, उसे कहा जाता है विकृत गंधिता। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध कैसी होती है, उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंध हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध में बदल जाते हैं। प्राय तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने हेतु प्रति आक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। तो ये पहले पार्ट के आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसके अलावा भी देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताऊँ मैं आपको। तो देखो एक तो आपको ये आपका उपचयन और ये आपके अपचयन की परिभाषा दी हुई सिंपल भाषा में। अभिक्रिया में पदार्थों का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण कह दो या उपचयन कह दो, एक ही बात है आपका। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग आपका अपचयन कहलाता है। क्लियर, ये भी आप याद रख सकते हो। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अलग अलग परमाणु या परमाणु का समूह आपस में आदान प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर। विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापित कहते हैं। ठीक है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सारी परिभाषाएं मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए थे, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, अध्याय नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, अपघटन, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर संक्षारण, फिर विकृत गंधिता। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, वियोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये याद कर लेना। इसमें से सारे सवाल आपको देखने से मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, बिल्कुल आपको ये सवाल याद करने होंगे। तो ये आपका साइंस के पहले जो चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल बनने वाले उन सवालों को मैं बता चुका हूँ। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आऊँगा, कुछ भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आप बस क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।